नमस्कार साथियों। देखिए मित्रों, अभी हम सेकंड ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है जीके का, इसमें राजस्थान के इतिहास में हमने ये वाले टॉपिक पढ़ लिए हैं: कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर और बैराट। और उसके बाद में गुजर प्रतिहार शासकों के बारे में पढ़ा, चौहान ऑफ अजमेर पढ़े। अब है रिलेशन विद दिल्ली सल्तनत। तो इसमें मेवाड़ को भी हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके वीडियो बने हैं खूब सारे, क्योंकि मेवाड़ के काफी शासक आते हैं। अब है रणथंभौर और आगे है जालोर। तो ये दो टॉपिक हमें और पढ़ने हैं इस रिलेशन विद दिल्ली सल्तनत में। इसमें रणथंभौर के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण शासक है वो है हमीर देव चौहान। और जालोर की बात करें तो यह है कानड़ देव सोनगरा। हालांकि ये दोनों ही शाखाएं जो है, ये दोनों ही किसकी शाखाएं हैं? चौहान राजवंश की, रणथंभौर वाली भी और जालोर वाली भी। तो आज हम रणथंभौर के बारे में पढ़ेंगे, और मेरे साथ साथ जो है आप इन वीडियो का रिवीजन करते रहिएगा, ताकि क्योंकि ये धीरे धीरे मैटर आपके पास इकट्ठा होता जाएगा, और फिर ये इकट्ठा होता होता इतना इकट्ठा हो जाएगा, अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो बाद में ये चीजें फिर आपको याद नहीं होगी। तो एक दिन वीडियो अच्छे से सुन लिया, बाद में नोट्स लिख लिए, फिर वापस वीडियो देखा, और फिर 3-4 दिन बाद वापस इन वीडियो को रिपीट कर लिया। या एक दिन जो है वो संडे का रखिए कि उस दिन सारे वीडियो आपको वापस सुनने हैं। तो ये चीज आपको करनी पड़ेगी, तब जाकर के सिलेक्शन होगा। तो आज हम पढ़ते हैं रणथंभौर के चौहानों के बारे में। यहां देखिएगा, थोड़ा सा मैप से देखते हैं। यह है दिल्ली सल्तनत, और अब तो आपको ये सारी चीजें अच्छे से याद होगी। यह है यहां रणथंभौर। देखिए उस समय रणथंभौर ही कहलाएगा ये, रणथंभौर। सवाई माधोपुर तो बहुत बाद में जाकर के बसता है। जब जयपुर का शासक बनेगा सवाई माधो सिंह, तो तब जाकर के ये जो है यहां सवाई माधोपुर नगर बसाएगा वो। उससे पहले रणथंभौर ही कहते थे इसे। तो यहां मैंने आपको कुछ चीजें समझाई थी पहले जो क्लास हुई थी चौहानों की, कि ये अजमेर है। और मैंने आपको यह बताया था कि 1192 ईस्वी के अंदर जो तराइन का दूसरा युद्ध होता है, उस तराइन के सेकंड युद्ध के साथ ही पृथ्वीराज चौहान तृतीय की मृत्यु हो जाती है। जब पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो गई, तो मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान के छोटे से बेटे, मासूम से इनोसेंट से बच्चे, क्यूट क्यूट बच्चे गोविंद राज को गद्दी पर बैठा दिया, और भारी टैक्स वसूल करता है, भारी कर वसूल करता है, और एक तरह से उसके सामंत के रूप में काम करेगा ये, ऐसा करके और यहां इसको छोड़ के चला जाता है। तो अब गोविंद राज बैठ गया गद्दी पे अजमेर पे। कब की बात है? 1192 ईस्वी की। लेकिन पृथ्वीराज चौहान का छोटा भाई है हरिराज। हरिराज इस गोविंद राज को यहां से निकाल देता है, और जब इसने गोविंद राज को यहां से निकाल दिया, तो गोविंद राज यहां से सीधा कूद के कहां गया? रणथंभौर। और इसने यहां मोहम्मद गोरी के द्वारा छोड़े गए अपने प्रतिनिधि, कौन था प्रतिनिधि उसका? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन है? कुतुबुद्दीन। इस कुतुबुद्दीन ऐबक के पास गोविंद राज क्या मांगता है? अनुमति मांगता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक कई शर्तों के साथ इसे यहां रहने की अनुमति देता है कि ठीक है, तू तेरा नगर यहां पे बसा ले, तेरी राजधानी बसा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ नियम भी थे। क्या? कि एक तो हमेशा दिल्ली सल्तनत पर कोई भी बैठेगा, तुम हमेशा उसकी जो है वो एक तरह से क्या स्वीकार करोगे? गुलामी स्वीकार करोगे, यानी अधीनता स्वीकार करोगे, हमेशा अधीन ही रहोगे। यानी दिल्ली सल्तनत पे कोई भी बैठेगा चाहे, तुम हमेशा क्या रहोगे? उसके अधीन ही रहोगे। और इसके अलावा तुम हमेशा दिल्ली सल्तनत को क्या दोगे? टैक्स दोगे साथ, हर साल टैक्स दोगे। तो अब चूंकि ये बच्चा था और इसके पास में कोई ऐसा दूसरा था नहीं रास्ता, इसने मान ली बातें कि ठीक है। लेकिन गोविंद राज के बाद में कुछ ही समय में जो इसके कुछ कुछ उत्तराधिकारी हुए, उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। और बाद में एक ऐसा उत्तराधिकारी आएगा जिसने ऐसा विरोध किया कि अलाउद्दीन खिलजी को इससे जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा। हमीर देव चौहान। और मैंने राजस्थान के इतने वीर देखे हैं, पूरा जो पूरा राजपूताना है,
मतलब हमीर देव चौहान टॉप के 5-6 शासकों के अंदर, पूरे राजपुताना के अंदर जैसे कई टॉप जो 5 शासक आप रख सकते हो, मेरे अकॉर्डिंग जितना मैंने इन सब के बारे में अध्ययन किया, जैसे राणा कुंभा है, राणा सांगा है, मालदेव राठौड़ है, तो वैसे ही जो है ये हमीर देव चौहान, आप इसको टॉप 5-6 के अंदर रख सकते हो, जैसे महाराणा प्रताप। तो ये 5-6 शासक हैं जो सबसे टॉप में आते हैं, और इनमें सबसे ज्यादा मजबूती के साथ जिसने अलाउद्दीन खिलजी का सामना किया वो है हमीर देव चौहान। मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा, देखिएगा कितनी मजबूत जो है वो इसकी सारी क्या थी, इसकी रणनीतियां थी हमीर देव चौहान। तो 1194 ईस्वी के अंदर गोविंदराज कहां आ जाता है, रणथंभौर। तो 1194 ईस्वी से लेकर के 1301 ईस्वी तक, इतने वर्ष तक रणथंभौर के चौहानों का अस्तित्व रहा। सबसे पहला शासक कौन है, गोविंदराज। तो आपसे कभी पूछ सकता है कि रणथंभौर के चौहानों का स्थापनकर्ता कौन माना जाता है, तो वो है गोविंदराज। और रणथंभौर के चौहानों का अंतिम शासक कौन माना जाता है, वो है हमीर देव चौहान। क्योंकि 1301 में जब अलाउद्दीन खिलजी का जो फाइनल आक्रमण होगा, अंतिम आक्रमण जो होता है, उसमें यहां शाका हो जाता है और हमीर देव चौहान और इसकी रानियार जो है सब वो उसमें शहीद होते हैं, तो वो शाका हो जाता है। तो 1301 का जो शाका है वो पूरे राजपुताना का पहला शाका माना जाता है। तो अब रणथंभौर के चौहानों का जो कार्यकाल है, अब देख लीजिए कितने वर्ष है, 1200 से 1300, तो 100 वर्ष तो ये हो गए, और 6 और 1 7, यानी 107 साल तक रणथंभौर के चौहानों का अस्तित्व रहता है। तो अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं गोविंदराज के बारे में। तो मैंने आपको बता दिया कि मोहम्मद गोरी जो है उसकी मृत्यु कब होती है, 1206 में। तो अब पूरी तरह से यहां दिल्ली सल्तनत पर स्थापना होती है और पहला वंश स्थापित होता है गुलाम वंश। क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये मोहम्मद गोरी का क्या था, गुलाम था, उसके प्रतिनिधि के तौर पर यहां काम कर रहा था। और जब उसकी मृत्यु हो गई गोरी की 1206 में, तब कुतुबुद्दीन एक स्वतंत्र शासक के रूप में यहां सामने आता है और अपने वंश जो है, यह वंश कहलाएगा पहला गुलाम वंश। तो 1206 से लेकर के और 1210 तक ये रहेगा कुतुबुद्दीन ऐबक। तो चूंकि गोविंदराज जो है ये पहले ही एक इसके सामंत के रूप में काम कर रहा है, इसके अधीन काम कर रहा है, तो इससे ऐसा कोई संघर्ष इसका नहीं है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं, गोविंदराज के बाद में इसका बेटा है, इसका वंशज जो है, तो कलहण देव। कलहण देव, कहीं इसका नाम लिखा मिलता है वालहण देव। तो पहले नाम स्पष्ट रूप से क्लियर कट नहीं है, जो क्योंकि इतिहास लेखन इस समय भी कोई इतिहास लेखन नहीं है। 15वीं शताब्दी से पहले, मैं आपको ये लाइन मैंने कई बार रिपीट की है, सही तरीके से हमारा इतिहास लेखन हुआ ही नहीं है। ये चीजें बाद में ग्रहण की यहां के शासकों ने, जैसे जो यहां मुगल शासक आते हैं या जैसे जो मुस्लिम शासक थे, वो अपने साथ इतिहासकार रखते थे। हमारे यहां साथ में इतिहासकार रखने की, और डेली राजा ने आज क्या किया, कहां गया, तो इस तरह की चीजें रूटीन में हमारे यहां नहीं रखी जाती थी। और कुछ कुछ इतिहासकार हुए हैं या कोई कुछ कुछ चीजों से अंदाजा लगाते थे। तो गोविंद राज के बाद में जैसे इसका बेटा होता है कलण देव या वालण देव, तो ये भी जो है तुर्क साम्राज्य जो है उसके सामंत के रूप में बना रहता है और बराबर इनको टैक्स कर देता रहता है। तो इसका भी कोई दिक्कत नहीं है वालण देव का। अब 1210 में आपको पता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है, और कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद में अब यहां कौन बनेगा, इल्तुतमिश। कौन, इल्तुतमिश। ये वो इल्तुतमिश है जिसका मेवाड़ के जेतर सिंह के साथ में भूताला का युद्ध होता है। याद आ गया होगा, इसी इल्तुतमिश ने नागदा को तहस नहस कर दिया था। तो इल्तुतमिश गद्दी पे बैठ गया। तो अब इल्तुतमिश जो है ये खुद ही अपने कई आंतरिक मामलों में उलझा हुआ है, इसे अपने आप को मजबूत करना है, क्यों दिल्ली सल्तनत नई नई है। तो इसके शासनकाल में जो यहां रणथंभौर का शासक होता है वो होता है वीर नारायण, ये सॉरी वीर नारायण क्या, प्रहलादन। यह आपसे कई बार पूछ सकता है कि इस शासक के समय जो है दिल्ली का सुल्तान कौन था या किसको किससे सामना करना पड़ा। तो ये जो प्रहलादन है
ये होता है, इसका भी ऐसा कोई विवाद वगैरह नहीं है। इसके बाद में बैठता है वीर नारायण। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जहां मैं कहता हूं कि यह महत्वपूर्ण है, वहां आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अब रणथंभौर की गद्दी पर कौन बैठ गया? वीर नारायण बैठा है। और ये वीर नारायण जो है, यहां से अब ये वापस संघर्ष करना शुरू करेगा। ये शुरुआती में तो ठीक है, गोविंदराज है, कलन देव है, प्रहलादन है, ठीक है, काम चलता गया, कर देते रहे। लेकिन वीर नारायण तक आते ही, और इसी इल्तुतमिश के समय की बात है ये, इसी इल्तुतमिश के समय की, तो पहले तो ये था, इसका भी काम निकल गया। लेकिन वीर नारायण ने जो अपने पूर्वजों की नीति थी, क्या इनको क्या देने की, टैक्स कर देने की दिल्ली वालों को, उसका त्याग कर दिया और कह दिया साहब कोई टैक्स वैक्स नहीं है। लहू लहू को पुकारता है, या यूं कह सकते हैं कि लहू जो है, अगर खून में उबाल है पीढ़ी दर पीढ़ी, तो 10वीं पीढ़ी भी होगी, 20वीं पीढ़ी भी होगी, तो कहीं ना कहीं वो उबाल नजर आएगा। अब आपको बताया मैंने कि ये जो अजमेर के चौहान शासक हैं, तो कैसे विग्रहराज जैसे, पृथ्वीराज चौहान जैसे, अर्णोराज जैसे, कितने जोरदार से जोरदार शासक में हैं, वीर थे। तो वही अब 2-3 जो पीढ़ियों तक तो इनके काम चलता रहा, ठीक है भाई, शुरुआती समय था। लेकिन वीर नारायण ने कह दिया कोई दिल्ली सत्ता नहीं है और कोई टैक्स नहीं है, कहीं और जाओ इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश ने कहा यार ये तो गड़बड़ होगी मामला, ये तो बेटा अभी तक नई नई इनकी स्थापना हुई, बहुत सारा समय तो हुआ ही नहीं, मुझे कह रहा नहीं दूंगा टैक्स। तो इल्तुतमिश जो है वो रणथंभौर पे आक्रमण करता है। और इल्तुतमिश ने जब दिल्ली सल्तनत में यहां से रणथंभौर पर आक्रमण किया, इस रणथंभौर पर जब यह आक्रमण करता है, तो किससे सामना होगा? वीर नारायण से सामना हुआ। लेकिन वीर नारायण ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली है। इसने विरोध किया है, तो विरोध जब किया था कि कोई टैक्स वैक्स नहीं है, तो तब किया होगा ना जब इसको यह पता होगा कि मैं सामना कर सकता हूं। ऐसे थोड़ी है कि यूं ही मना कर देगा, मैं तो नहीं दूंगा, मेरा मूड नहीं है, मैं तो नहीं दूंगा टैक्स। इसको पता है कि उसको 1 सेकंड लगेगी आकर के मारते हुए। भाई खुद मजबूत होगा, कुछ अपने आप को मजबूत बनाया होगा, उसके बाद ही तो इसने मना किया होगा। तो इल्तुतमिश यहां आक्रमण करता है, लेकिन इल्तुतमिश को भी निराश होकर के लौटना पड़ा, कुछ भी हाथ नहीं लगा। बाबा जी का ठुल्लू मिला, इसको कुछ भी नहीं मिला। इल्तुतमिश वापस चला गया, और जब यह वापस जाता है तो इल्तुतमिश ने वही पॉलिसी अपनाई जो इनके पूर्वज अपनाते रहे थे, छल और कपट की नीति। छल और कपट की नीति इल्तुतमिश अपनाता है। कैसे? इसने इस वीर नारायण पंवार को आमंत्रित किया दिल्ली पे, और कि चलो वो आक्रमण तो मैंने कर दिया जोश जोश में, सॉरी बॉस, वीर नारायण जी आप आइए और साथ में बैठ के और हम भोजन करते हैं। तो वीर नारायण जो है वो पहले तो मना करता है, लेकिन वीर नारायण इसकी बातों में आ गया। देखिए, ये जो राजपूत शासक होते थे, मोहम्मद जो गोरी था, मोहम्मद गोरी ने राजपूतों के लिए एक लाइन कही थी कि राजपूत मरना जानते हैं, युद्ध जीतना नहीं जानते। उसने लाइन क्यों कही थी? क्योंकि राजपूत वीर होते हैं, मरने से कभी पीछे नहीं हटते। लेकिन युद्ध जीतने के लिए जो छल कपट की नीतियां होती है, वो ये लोग कभी नहीं करते थे, उसको युद्ध नीति के विरुद्ध मानते थे, खिलाफ मानते थे। और जो दूसरे ये वाले शासक होते थे, मुस्लिम शासक, इन्होंने हमेशा छल कपट की नीति का ही सहारा लिया। तो जब मैं आपको आगे ये हमीरदेव चौहान के समय पढ़ाऊंगा, ये अलाउद्दीन खिलजी, तो उस समय भी आप देखेंगे कितनी छल कपट की नीति का सहारा लिया उसने जीतने के लिए। तो इल्तुतमिश ने छल कपट की नीति का सहारा लिया, वीर नारायण को इनवाइट किया कि वीर नारायण, यस बॉस, आ जाओ दिल्ली आ जाओ और बैठ के खाना वाना खाते हैं यार, क्या वहां बैठे हो रणथंभौर में, कभी आओ दिल्ली, दिल्ली चलो। तो वीर नारायण का एक चाचा था जिसका नाम था वाघभट। यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण शासक के रूप में आगे आएगा हमारे सामने। वाघभट ने समझाया, कह रहा उसकी बातों में मत आ, वो तू जानता नहीं है इनको, ये ऐसे ही करते हैं, मूर्ख बनाते हैं, तू फालतू में बेमौत मारा जाएगा। अब वीर नारायण ने यह देखा कि यार ये इल्तुतमिश दिल्ली का सुल्तान मुझे बुला रहा है, तो जितने भी लोग हैं सबको मालूम है कि मुझे बुला रहा है, तो मेरे साथ थोड़ी करेगा ऐसा। इल्तुतमिश ये वीर नारायण दिल्ली चला जाता है, और इल्तुतमिश धोखे से इसे यहां पर मरवा देता है। और विष के द्वारा
जहर के द्वारा इस वीर नारायण की मृत्यु हो जाती है। तो जब वीर नारायण की मृत्यु हो, अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अगर नॉर्मली राजस्थान का इतिहास आप पढ़ते तो हो सकता है ये आपके लिए चीज उतनी महत्वपूर्ण ना होती, लेकिन चूंकि नॉर्मली राजस्थान का इतिहास पढ़ते हैं तो रणथंभौर के चौहान जब आप पढ़ते हैं तो मुख्य रूप से हमीरदेव चौहान के बारे में ही क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन आपके पर्टिकुलर लिखा हुआ है दिल्ली सल्तनत के साथ रणथंभौर आपको पढ़ना है, तो आपके लिए यह टॉपिक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो वीर नारायण की मृत्यु हो चुकी है। अब पीछे कौन है? वाघ भट्ट। तो वाघ भट्ट यहां से 9-2-11 हो गया, उसको पता चल गया कि अब मेरा नंबर है, और यहां से वो मालवा चला जाता है, इधर मध्य प्रदेश की तरफ जो मालवा था इस तरफ चला गया। तो इल्तुतमिश जो है उसने वाघ भट्ट को भी मरवाने का प्रयास किया और अपने कई आदमी भेजे इस जो है वाघ भट्ट को मरवाने के लिए, लेकिन वाघ भट्ट ने उन आदमियों का कत्ल कर दिया। और इधर ही कहते हैं कि जो अपना राज्य है उसका, ये अपना राज्य इधर ही मालवा की तरफ ही किसी स्थान पर जो है ये स्थापित कर लेता है, और फिर ये धीरे धीरे अपने राज्य को वापस बढ़ाना शुरू करता है। तो जैसे जैसे समय बीतता गया ये अपनी शक्ति को बढ़ाता रहा, बढ़ाता रहा, बढ़ाता रहा, इस अवसर की ताक में कि कभी तो दिल्ली सल्तनत थोड़ी कमजोर पड़ेगी, कभी तो दिन इसके भी बुरे आएंगे, उस वक्त मैं वापस यहां पर जो है मेरा रणथंभौर हासिल करूंगा जो हमारे पूर्वजों का है, हमारी पीढ़ियों का है। उससे पहले तो इधर उधर ये बैठा रहा और अपनी शक्तियों को बढ़ाता रहा, एक के बाद एक सैनिक बढ़ता जो है भर्ती करता रहा। अब समय के साथ में वक्त बदला, और ये जो इल्तुतमिश है, इस इल्तुतमिश की मृत्यु मैंने आपको बताई थी लगभग 1236 के आसपास, 35-36 का जो समय होता है, यानी इसके गद्दी पर बैठने के, इल्तुतमिश के गद्दी पर बैठने के लगभग 15-16 साल बाद में इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है। तो जब इसकी मृत्यु हो गई तो उसके बाद मैंने आपको बताया था स्थिति क्या हुई थी। इसके बाद में इसकी बेटी गद्दी पर बैठती है रजिया, लेकिन रजिया को अमीरों ने, दूसरे जो इसके संतानें थी, उन्होंने रजिया को ढंग से रहने नहीं दिया, और 1240 के आसपास जो है वो रजिया की मृत्यु हो जाती है। लेकिन अब उसके बीच में जब दिल्ली की गद्दी पर रजिया बैठी है, तो क्या रजिया, अब चूंकि जब इसने देखा कि दिल्ली सल्तनत जो है वो खुद की हालत ही खराब है दिल्ली वालों की, और चूंकि जो रणथंभौर है वहां पर दिल्ली वालों के सैनिक बैठे हैं डेरा डलाए, तो जब इसने देखा वाघ भट्ट की इल्तुतमिश की तो मृत्यु हो चुकी है, तो अब मेरे पास अवसर है कि मैं वापस रणथंभौर पर आक्रमण करूं। क्यों? क्योंकि दिल्ली खुद अपने में ही उलझा हुआ है। जो ये इल्तुतमिश की बेटी है रजिया, ये गद्दी पर बैठी तो है, लेकिन ये कोई फूलों की सेज नहीं है जिस पर ये बैठी है, ये कांटों की सेज है। सब लोग इसको मारने पे तुले हुए हैं, इसको हटाने पे तुले हुए हैं। तो उसी अवसर के दौरान ये यहां आक्रमण करता है रणथंभौर पे, और इसके चारों तरफ घेराबंदी कर ली कि बाहर के सैनिक है वो, जो अंदर के सैनिक है वो बाहर नहीं जा पाए, और कोई भी राशन पानी अंदर नहीं पहुंचे। तो अब इनके अंदर हालत खराब हो जाती है, और जो ये रजिया है, तो रजिया ने अपनी ओर से पूरी कोशिश की यहां के सैनिकों को बाहर निकलवाने की। बहुत मुश्किल से उसको सफलता मिलती है। इस रजिया सुल्ताना का एक सेनापति होता है मालिक हुसैन, कोई याद रखो तो रख लेना, कोई जरूर नहीं है। तो रजिया का जो एक सेनापति था मालिक हुसैन, उसने बड़ी सावधानी से काम लिया, और धीरे धीरे जो बेचारे आधे भूखे और आधे मरने की हालत में अंदर मुस्लिम बैठे थे इनके सैनिक, उनको बड़ी मुश्किल से उसने बचाया और उनको बाहर कैसे भी करके निकलवाता है। तो लेकिन इतना निश्चित है कि रणथंभौर का जो दुर्ग है, यहां से मुसलमानों को निकलवाने के लिए जो इसका सेनापति था मालिक हुसैन, उसे बहुत जोर आया था, बहुत कठिनाई का, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। लेकिन अंततः होता यह है कि वाघ भट्ट अपने राज्य को बचाने में सफल हो जाता है, और वापस रणथंभौर पर जो है वो अधिकार किसका हो जाता है? वाघ भट्ट का। तो ये गद्दी पर वाघ भट्ट जब वापस बैठता है, तो इतिहासकार हैं दशरथ शर्मा, वो कहते हैं कि वाघ भट्ट ने वापस जब ये बैठा गद्दी पे, क्योंकि वो भाग ही रहा है जब से वीर नारायण की मृत्यु हुई है, तो गद्दी पर बैठने के बाद कहते हैं कि इसने लगभग 12 साल शासन किया। क्योंकि 1240 के अंदर किसकी मृत्यु हो गई थी? रजिया सुल्ताना की। और रजिया के मरने के बाद में, अब यहां मैं नाम लिख देता हूं, कई इधर लिख देते हैं।
रजिया के, ये रजिया थी 1236 से 40 तक। रजिया के बाद में जो इल्तुतमिश के दूसरे बेटे वगैरह थे, तो इसमें एक होता है मुजीउद्दीन बहराम, ये बैठता है 1240 से लेकर के 42 तक। फिर एक आएगा अलाउद्दीन मसूद शाह है, अब ये थोड़े थोड़े समय में रहेंगे, ये 1242 से लेकर के 1246 तक। और फिर लास्ट में इसका इल्तुतमिश का एक और बेटा है नासिरुद्दीन महमूद, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है। ये 1246 से लेकर के कब तक आपको याद आ जाना चाहिए, अब 1266 तक। और इसी नासिरुद्दीन महमूद का योग्य प्रधानमंत्री था बलबन। बलबन बड़ा जोरदार कैरेक्टर है, बड़ा जबरदस्त है। लोगों ने कभी इसके चेहरे पे हंसी नहीं देखी थी। एक बार कहते हैं कि इसका जो सबसे प्रिय बेटा था उसकी मृत्यु हो गई थी, कोई अभियान पे भेजा, वहां पे इसका बेटा मारा गया। तो जब दरबार के अंदर सैनिक आता है ये सूचना देने के लिए बलबन को कि आपके बेटे की युद्ध में मृत्यु हो गई, तो कहते हैं कि बलबन के चेहरे पे एक भी शिकन नहीं आई, और वो बेटा उसका सबसे सबसे प्रिय बेटा था। बलबन उसी को अपने बाद उत्तराधिकारी बना था। तो बलबन ने कहा ठीक है, ओके, और आगे जो जो भी उनका काम दरबार में चल रहा था वो कंटिन्यू रहा, क्योंकि बलबन को यह लगता था कि उसको किसी के सामने जो है वो इस तरह से रोना नहीं चाहिए, जो शासक है उसको मजबूत बन के रहना चाहिए। लेकिन उसके वियोग में इतना बलबन को अंदर गम था कि इसके जो सैनिक थे या जो रात को द्वार पर अंगरक्षक खड़े रहते थे, वो कहते थे कि साहब अंदर से बलबन के फूट फूट के रोने की आवाजें आती थी। गम एक ऐसी चीज है, जब तक इंसान किसी दूसरे के साथ या दूसरे के सामने ना रोए तो वो अंदर घुट घुट के ही मरता रहता है। और यही स्थिति बलबन की हुई थी। बलबन उसके बाद में बहुत वर्षों तक नहीं जिया, क्योंकि कभी किसी के सामने नहीं रोया, अकेले में बहुत रोता था ये। तो ये कि ये भी चीज होती है जीवन में कि जो भावनाएं हैं उनको दबाना नहीं चाहिए। अगर किसी का रोने का बहुत ज्यादा गम हो रहा है तो जम के रो लो उसको, ज्यादा ही अंदर करो तो हार्ट के बन जाओगे पेशेंट, और कभी एक छोटा सा अटैक आएगा और ये लो फिर नया जन्म होगा, फिर से बीएड करनी पड़ेगी, फिर से टीचर बनना पड़ेगा। तो गम वम जो है वो अंदर दबाना नहीं चाहिए। तो बलबन बड़ा जोरदार करेक्टर है, वहां मध्यकालीन इतिहास में कभी आएंगे तो कभी पढ़ाएंगे वहां पे पूरा। तो नासिरुद्दीन महमूद जो है इसको दरअसल बनाने वाला बलबन ही था। ये नासिरुद्दीन महमूद तो गाय था ये, इस महमूद को कुछ नहीं पता था क्या कैसे है, बड़ा सीधा सिंपल व्यक्ति था ये। लेकिन बलबन बहुत तेज तरार और बहुत ही योग्य प्रधानमंत्री। तो 1246 से लेकर 66 तक कौन रहता है, ये नासिरुद्दीन महमूद। तो यहां फिर इतिहासकार कहते हैं कि जो नासिरुद्दीन महमूद है तो इसका योग्य प्रधानमंत्री बलबन था, और बलबन ने यहां इस पे वाघ भट्ट पे आक्रमण का प्रयास किया था, यहां रणथंभौर पे इसने आक्रमण किया था। लेकिन कहते हैं कि जो बलबन है इसको भी कोई विशेष सफलता प्राप्त नहीं हुई। कुछ कहते हैं थोड़ी बहुत हुई थी, ज्यादा तो नहीं हुई, लेकिन पूरी तरह से यह वाघ भट्ट को परास्त नहीं कर सका। और 1248 ईस्वी के अंदर वाघ भट्ट की मृत्यु हो जाती है। तो 1246 ईस्वी के अंदर नासिरुद्दीन महमूद बनता है और 1248 में वाघ भट्ट की मृत्यु हो गई। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। और जो मिनास सिराज है, एक इतिहासकार हुआ है मिनास सिराज, तो मिनास सिराज जो है उसने वाघ भट्ट को भारत का महान राजा बताया है, महान राजा बताया है वाघ भट्ट को। तो आप थोड़ा सा इन पॉइंट का ध्यान में रखिएगा। आपके सेकंड ग्रेड के अकॉर्डिंग वाघ भट्ट एक बहुत महत्वपूर्ण शासक है, और काफी ज्यादा संभावना है कि वाघ भट्ट के बारे में आपसे वो क्वेश्चन पूछ सकता है। आपसे दिल्ली के सुल्तानों के नाम पूछ सकता है कि बताइए वाघ भट्ट का सामना किस किस से होता है। मैंने आपको कई बता दिए, और ये नाम जो है ये आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। तो वाघ भट्ट का आपको बताया किस किस से सामना करना पड़ा। इल्तुतमिश बता दिया आपको, वो आपसे पूछेगा बताइए वाघ भट्ट के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था, इल्तुतमिश भी था, इल्तुतमिश से सामना करना पड़ा इसको। और इल्तुतमिश के बाद में इसकी बेटी बनती है रजिया, और रजिया के बाद में जो इसके उत्तराधिकारी थे वो गद्दी पर बैठेंगे। ये जैसे एक था ये बहराम, मुजाहिदीन बहराम, ये गद्दी पर बैठता है। अलाउद्दीन मसूद शाह है, वो गद्दी पर बैठता है।
और इसके बाद में आता है नासिरुद्दीन महमूद। तो 1 2 3 4 5, 5 सुल्तानों का सामना करना पड़ा किसको? वाघभट्ट को। हालांकि बीच वालों को तो क्या सामना करना पड़ा, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि इसमें ये शासक थे। तो नासिरुद्दीन महमूद जो है ये सीधा सिंपल आदमी था, लेकिन जो बलबन है उसने कहा साहब ऐसे काम नहीं चलेगा, सीधे सिंपल होने से जीतने का प्रयास करना पड़ेगा। अब बाघभट्ट की मृत्यु कब होती है? 1248 में। ये सन गोट लेना, ये आपके बहुत काम आएगा। 1248 में बाघभट्ट की मृत्यु हो गई। बाघभट्ट की मृत्यु के बाद इसका बेटा होता है जयसिम्हा। जयसिम्हा। तो जयसिम्हा या इसी जयसिम्हा के देखिए कई नाम आते हैं। इसी जयसिम्हा का दूसरा नाम हमें देखने को मिलता है जैतर सिंह। इसी जयसिम्हा का एक नाम और देखने को मिलता है जय सिंह। ये एक ही व्यक्ति है और 1248 में ये गद्दी पर बैठेगा और कब तक रहेगा? 1282 तक। और 1282 के अंदर फिर एक महत्वपूर्ण शासक आएगा, अंतिम शासक हमीरदेव चौहान, जो कि 1282 से 1301 तक रहेगा और चौहान शासक खत्म, रणथंभौर के समाप्त। तो अब चूंकि हमें जयसिम्हा के बारे में देखना है, ये इसी का दूसरा नाम जैतर सिंह है और इसी का ही नाम है जय सिंह। तो जब ये गद्दी पर बैठता है तो इसके बाद क्या नासिरुद्दीन महमूद की ओर से आक्रमण नहीं होगा? बिल्कुल होगा। यहां हम रणथंभौर बना देते हैं, यह दिल्ली है। दिल्ली से इसके बाद में भी बलबन के द्वारा जो है वो आक्रमण किया गया। कुछ कहते हैं कि 1253 ईस्वी के आसपास जो है वो बलबन ने यहां आक्रमण किया था और जब उसने धावा बोला यहां पे, तो उसके कोई बलबन को कोई विशेष सफलता प्राप्त नहीं हुई। ऐसा कहते हैं कि केवल कुछ एक घोड़े ही बलबन इनसे छीन सका, प्राप्त कर सका, बाकी और कोई सफलता बलबन को प्राप्त नहीं होती है। तो आप देख सकते हैं कि भले ही इन शासकों के बारे में इतना ज्यादा इतिहास में नहीं लिखा हो, लेकिन ये अपने आप में मजबूत शासक थे, जिनको दिल्ली सत्ता जो है वो कोशिश करने के बाद में पूरी तरह से कभी समाप्त नहीं कर पाई। वो समाप्त करेंगे 1301 में। अलाउद्दीन खिलजी ने तो खैर जो जितने भी थे लगभग सभी को ही समाप्त कर दिया था। अलाउद्दीन की नीति अलग थी और एक अलग ही सिस्टम था अलाउद्दीन का। तो ये चीजें आप ध्यान में रखिएगा। और 1253 में बलबन आक्रमण करता है नासिरुद्दीन महमूद की तरफ से, लेकिन उसको सफलता प्राप्त नहीं होती। 1257 में बलबन रणथंभौर पे दोबारा आक्रमण करेगा और इस बार भी इनमें आपस में घोर युद्ध होता है, जबरदस्त युद्ध होता है और इस बार बलबन को थोड़ी बहुत कुछ सफलता प्राप्त होती है। लेकिन चूंकि मंगोलों के आक्रमण हो रहे थे इसमें भी, तो बलबन यहां ज्यादा वापस ध्यान नहीं दे पाया, क्योंकि 1266 के बाद में गद्दी पर कौन बैठेगा? बलबन ही बैठेगा। तो बलबन, अब चूंकि बलबन इधर जो मंगोलों के आक्रमण होना शुरू हो चुके थे, तो अब ये मंगोलों के आक्रमण का सामना करे या फिर यहां वालों को देखे? भाई अपनी खुद की जो गद्दी है वो बचाए या यहां वालों से अधीनता स्वीकार करवाए? दोनों में से क्या महत्वपूर्ण है? अपनी स्वयं की गद्दी को बचाना। ये बचेगी तो अधीनता स्वीकार करवाएगा, जब गद्दी ही नहीं रहेगी तो फिर कौन सी अधीनता? तो बलबन जो है वो चूंकि थोड़ा जब खुद शासक बन गया 1266 में नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो जाएगी। 20 साल रहा महमूद जो है और बलबन गद्दी पर बैठेगा, तो फिर यह ज्यादा ध्यान इधर नहीं दे पाया। तो यहां फिर 1282 में मृत्यु हो जाती है किसकी? जयसिम्हा, जैतर सिंह या जय सिंह की। और चूंकि इसके कई संतानें थी, तो उसकी कई संतानों में ऐसा कहते हैं कि जो हमीर है वो इसका तीसरा पुत्र था, यानी सबसे बड़ा पुत्र नहीं था वो। कुछ कहते हैं बड़ा पुत्र था, जैसे एक इतिहासकार आते हैं हरविलास शारदा, तो वो तो ये कहते हैं कि जो हमीर देव है वो इस जयसिम्हा का सबसे बड़ा पुत्र था। लेकिन जो दूसरे इतिहासकार हैं जैसे गोपीनाथ शर्मा है, डॉक्टर दशरथ शर्मा है, इन लोगों की बातों को ज्यादा महत्व दिया जाता है और इन्होंने ये कहा कि जयसिम्हा के अलावा 2 पुत्र और थे। कौन कौन से थे? आपसे नाम तो कभी नहीं पूछता है। एक तो था विरमा। इस जयसिम्हा के जो और कई पुत्र थे, तो एक तो विरमा नाम आता है और एक था सुरतराना। कहते हैं हमीर तीसरे नंबर का था, ये बाकी 2 बेटे और थे। लेकिन जैतर सिंह ने
या जो जयसीमा है उसने इस चीज को भांपा कि मेरा सबसे योग्य पुत्र कौन सा है, वो हमीर है। और हिंदुओं में एक सिस्टम होता था कि जो सबसे बड़ा बेटा होता था वही गद्दी पर बैठता था। लेकिन जयसीमा ने यहां इस चीज को क्या नहीं था, मेरे बाद में ये जो दिल्ली सल्तनत वालों का मुकाबला कौन करेगा और कैसे करोगे मुकाबला, तो उसके लिए मेरा जो सबसे योग्य बेटा है मैं उसे ही गद्दी पर बैठाऊंगा। और इसने अपने सबसे योग्य बेटे हमीर देव को अपनी गद्दी पर अपने जीवित रहते ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। यह आपके लिए पॉइंट महत्वपूर्ण है। और ना केवल उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, बल्कि इसका जो राज्यारोहण है वो भी अपने जीवित रहते ही 1282 में ही इसका राज्यारोहण कर दिया था कि बेटा तू गद्दी पे संभाल, अब तू आगे योग्य है और तू ही आगे इनको देख। तो अपने जीवित रहते ही राज्यारोहण कर दिया था, राज्याभिषेक इसका कर दिया था। तो यह पॉइंट आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो वैसे तो कई कहते हैं 1282 में यह बैठ जाता है हमीरदेव चौहान गद्दी पर, और कई जगह आता है कि 1282 में जयसीमा की मृत्यु हो जाती है कुछ इसके जो राज्याभिषेक करने के कुछ ही समय में बाद, कई कहते हैं 2-3 साल बाद। तो लगभग जो है वो 3 साल का समय मानते हैं कि 1282 में जब अपने जीवित रहते ही राज्याभिषेक कर दिया अपने बेटे का और अपने बेटे को गद्दी पर बिठा दिया जयसीमा ने, हमीरदेव को गद्दी पर बिठा दिया कि बेटा गद्दी तू संभाल, तू बहुत ही योग्य है और तू अब इनका सामना कर, मुझे तो अब रेस्ट करने दे, आराम करने दे। तो इतिहासकार कहते हैं कि शायद गद्दी पर बैठाने के लगभग 3 साल बाद में जयसीमा की मृत्यु हुई होगी, ऐसा कहते हैं इतिहासकार। तो और बाकी इसके समय के कुछ ग्रंथ हैं जो इसी हमीर के समय के हैं, तो उनसे भी हमें इन चीजों के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे 3 वर्ष तक ये जीवित रहा होगा जयसीमा, ये कौन कहते हैं? डॉक्टर दशरथ शर्मा। तो उन्होंने किस आधार पर कहा? उन्होंने अपने मन से तो कहा नहीं होगा। तो हमीर के समय के 2 काव्य हैं, एक तो है हमीर महाकाव्य, आगे नाम आएगा इनका, हमीर महाकाव्य जो कि नैनचंद्र सूरी के द्वारा लिखा गया था, वो हमीर के समकालीन है। और एक दूसरा ग्रंथ आता है प्रबंध कोश, ये भी आगे नाम सब आएंगे ये। तो ये दोनों हमीर के समय के हैं, तो इसलिए इनमें ये कुछ चीजें जानकारी मिल जाती है। कई कुछ और भी कहते हैं इतिहासकार, लेकिन चूंकि समकालीन वालों में यह जानकारी है कि लगभग 3 साल बाद में इसकी मृत्यु हुई होगी जयसीमा की, इसके गद्दी पर बैठने के बाद, हमीर के गद्दी पर बैठने के पश्चात। तो ये कुछ चीजें मैंने आपको सारी चीजें समझा दी, और इससे बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। आपको इतना मैं डीपली पढ़ा रहा हूं अभी, इतना गहराई से अभी एक एक चीज समझा रहा हूं कि एग्जामिनर भी जब पेपर बनाएगा तो उसको भी ये समझ नहीं आएगा कि मैं क्वेश्चन दूं कहां से। वो चाहे ऑथेंटिक बुक्स भी अपने कितनी अपने सामने रख ले, वो इससे बाहर उसके नहीं बनेगा। क्योंकि जितनी ऑथेंटिक किताबों में महत्वपूर्ण चीजें हो सकती है, वो एक एक चीज मैं आपको समझाता हुआ चल रहा हूं, एक एक चीज आपको बता रहा हूं। तो ये वीडियो लेक्चर है, इसमें मैंने आपको कुछ ये बेसिक सी सारी बातें बताई है रणथंभौर से संबंधित। और जो नेक्स्ट क्लास है उसमें आगे हम हमीरदेव चौहान के बारे में पढ़ेंगे, और हमीर के बारे में पढ़ते ही फिर ये रणथंभौर के चौहान शासक समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि 107 साल तो रही हैं और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है वो हमीर के बारे में ही है। बाकियों के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो इस क्लास में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।